Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एनईडी 2015 पेपर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। बड़े मजे के कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा इस पेपर के अंदर। सो भाई आज की क्लास के अंदर इस पेपर को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, मैंने एनईडी के 2003 से ऑनवर्ड तमाम पेपर्स को सॉल्व करवा रहा हूं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, कंप्यूटराइज पेपर्स हैं, मैंने ऑलरेडी उनके लेक्चर्स अलग से बनाए थे। जो थ्रू आउट जो 2020 से ऑनवर्ड जितने पेपर्स हैं मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं, तो काइंडली उन तमाम लेक्चर्स को लाजमी तौर पर लेना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके एनईडी के अंदर 80 प्लस नंबर आए, तो भाई न्यू बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 7 मई से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ आपकी मैथ्स की बल्कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कंप्यूटर की, इंग्लिश की और उसके अलावा बायोलॉजी की। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी इंक्लूड होगी। ना सिर्फ एनईडी के राउंड 1 की बल्कि राउंड 2 की तैयारी भी उसके अंदर शामिल होगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो सिंपल तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे कॉन्टेक्ट करके। खैर, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। बेटा देखो, सबसे पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आज से पहले अभी आपने किसी और पेपर में नहीं देखा होगा, मगर अभी आप देखोगे बहुत सारा पेपर्स के अंदर। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है 1/3 के। आगे कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर है 1/4 के। आगे कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर है 1/2 के, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। बेटा ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल आपके पास एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, ये कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा बराबर होगी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस के साइन के बाद आगे क्या होता है, आगे होता है सिंपल तरीके से माइनस के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। अब आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2 के बराबर। अच्छा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/3 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू बराबर है 1/4 के। माइनस के साइन के बाद हमें ये वाली क्वांटिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो भाई कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप इन दो टर्म्स का एलसीएम ले लीजिए। तो भाई 1/3 प्लस का 1/4 का एलसीएम क्या होगा, भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर कहीं पे 1/3 प्लस का 1/4 लिखा हुआ है, एलसीएम कैसे लिए जाते हैं, नीचे वाले टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 बनेगा। ये 4 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 7/12 के। अब देखो प्लस का 7/12 जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 7/12। इसको सिंप्लीफाई करवा लो फर्दर, एक और दफा एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 24। देखो एलसीएम लेने का तरीकेकार क्या होता है, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होती है। ये 12 अपने क्रॉस में आके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जाके अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 क्या बन गया, 14 का 14। इक्वल टू के बाद नेगेटिव का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बेटा, 12 में से अगर आप 14 को माइनस करवाओगे तो नेगेटिव का 2 बचेगा और नीचे 24 का 24 एज इट इज। इक्वल टू के बाद नेगेटिव का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस नेगेटिव साइन से नेगेटिव कट जाएगा, 2 1 2 2 12 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, ये आ जाएगा 1/12। तो जरा सोच के बताओ कि भाई कहीं पे 1/12 आपको दिख रहा है, आप तमाम लोग बोलोगे यस सर दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, बताओ बेटा। बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बात समझ में आती है कि नहीं आती है। देखो भाई सॉल्व करने की लॉजिक बहुत सिंपल है। आपसे एग्जामिनर कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ली, तो अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो बच्चों वाला काम है भाई। अगर ए यूनियन बी भी गिवन है आपको, सिंपल से इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अंदर आपने ए यूनियन बी की वैल्यू डाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की डाली, बी की डाली, ए इंटरसेक्शन बी खुद ही आ जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने इन क्वेश्चंस के बारे में आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि भाई लिमिट्स का या रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया के अंदर बेटा कभी भी अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी के ऊपर और आपके पास एक रैशनल फंक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है 2x³ डिवाइडेड बाय x² प्लस का 1, हमेशा ये चीज अपने जहन में रखिएगा। कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास दुनिया के अंदर आ जाए तो भाई मैंने इसकी शॉर्टकट आपको बताई थी, मैथमेटिक्स शॉर्टकट, कोई और बंदा नहीं पढ़ाएगा आपको इस बारे में।
कभी भी अगर आपकी लिमिट इंफिनिटी पे अप्रोच कर रही हो, ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो, तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में देखो हाईएस्ट वेरिएबल कौन सा है। पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल है एक्स क्यूब। तो भैया ऊपर भी एक्स क्यूब का आप कोफिशिएंट लोगे, नीचे से भी आप एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लोगे। ऊपर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 2 के बराबर, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दिख रहा है? आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा, इसका मतलब नीचे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जीरो है। और दुनिया में कोई भी टर्म अगर जीरो से डिवाइड हो रही हो तो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास, इन्फिनिटी के बराबर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा इस लेवल के ऊपर। लोग आपको बोलेंगे नॉर्मल मेथड अप्लाई करो, लंबा सा मेथड है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि बेटा इंटर का टीचर तुम्हें एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकता। एप्टीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद योर इंटरमीडिएट ए लेवल साइड। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर अप्लाइंग दी शॉर्टकट्स। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। तो भाई ये शॉर्टकट्स आपको चुटकी के अंदर काम समझाएंगे, चुटकी के अंदर। तो भाई अगर आप चाहते हो प्रॉपर्ली शॉर्टकट्स को सीखना चाहते हो, अगर आपकी तैयारी 100% हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी भी पोजीशन आए, अगर आप चाहते हो कि आपके भी 85 प्लस नंबर आए, 90 प्लस नंबर आए, तो आप बिल्कुल न्यू बैच को भी ज्वाइन अप कर सकते हो, स्टार्टअप हो रहा है भी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेरे लेक्चर से लिया गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। मेरे लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन मौजूद है। क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर कहता है एक्स प्लस का आयोटा वाई। एग्जामिनर कहता है एक्स प्लस का आयोटा वाई इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशंस। एग्जामिनर आपसे कहते हैं सिंप्लीफाई करके बताओ। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है यार। कैसे? कैसे कि देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ रहा है एक्स प्लस का आयोटा वाई। देखो यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद है, इधर मौजूद है 3 प्लस का 2 आयोटा, और इधर भी ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 माइनस का 2 आयोटा। देखो हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या फॉर्मूला था कि भाई ए प्लस का बी और ए माइनस का बी दुनिया के अंदर बराबर होता है हमेशा से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो भैया सिंपल तरीके से अगर फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस का आयोटा वाई। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये वाला जो 2 आयोटा है ये भी कंप्लीट स्क्वायर पे चला जाएगा। तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स प्लस का आयोटा वाई इक्वल टू के बाद 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर। 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 4 आयोटा स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस का आयोटा वाई इज इक्वल टू 9। आयोटा स्क्वायर देखो किसके बराबर होता है, हमें बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर क्या कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन गया, इक्वल टू के इस तरफ ये बन गया एक्स प्लस का आयोटा वाई इज इक्वल टू 9 प्लस का 4 13। और जाहिर सी बात है आयोटा वाली टर्म तो खत्म हो गई, तो मेरे पास बेसिकली ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। हमेशा याद रखिएगा कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर इस तरफ भी एक रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो और इस तरफ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम करते क्या है, हम इनकी आपस की प्रॉपर्टीज को आपस में इक्वेट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस आयोटा वाई में रियल नंबर क्या है, एक्स है। तो भाई आप करोगे क्या, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करवाओगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। तो बेटा रियल पार्ट को अगर मैं रियल पार्ट से इक्वेट करवाऊंगा तो एक्स की वैल्यू तो 13 के बराबर आ गई, मगर वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे कोई भी अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही हमारे पास आयोटा की, यानी कि कोई भी अगर मेरे पास इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 के बराबर। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 13, x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 0। विद इन सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये सारे क्वेश्चन बेटा मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाए हुए होते हैं बच्चों को। भाई मेरा जो शागिर्द होता है ना, वो मैथ्स में तो ऑलरेडी 25 में से 25 नंबर लेकर आता है। मैं देख रहा होता हूँ कुछ कोचिंग वाले फनकारी कर रहे होते हैं, हमारे 4 बच्चों के 25 आउट ऑफ 25 आ गए मैथ्स में। अरे बेटा जो मेरी शक्ल देख के भी चले जाओगे, अगर आपने घंटे से 1 घंटे का लेक्चर भी तरीके से ले लिए ना, तो आपके वैसे ही 25 में से 25 नंबर है मैथ्स के पोर्शन के अंदर, इतनी गारंटी मैं आपको दे देता हूँ, सही है ना। असल चीज ये नहीं होती कि एक सिंगल पोर्शन में कितने नंबर लेना, असल चीज एप्टीट्यूड के अंदर ये कि आपने चारों सेक्शंस के अंदर अपने आप को एस करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द बेसिक कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेटा एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी ये कि आपके कंप्लीट पेपर में 85 प्लस 90 प्लस नंबर आने चाहिए। तो इस दफा तो पोजीशन भी अब आपको मिल रही होगी एनईटी के अंदर, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही होंगी। ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि आप अल्लाह भला करे अपने पोजीशन लेकर आओ एनईडी के टेस्ट के अंदर, आप तमाम सेक्शन के अंदर 6 नंबर लेकर आओ। अच्छा तो बेटा अब देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम्स का। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहते हैं द कोफिशिएंट ऑफ सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 12
अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इज दिस। आपने करना क्या है, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया कोफिशिएंट ऑफ सिक्स टर्म, यानी कि भाई आपको टी सिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। टी सिक्स की वैल्यू को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। इसका मतलब आपके पास आर की वैल्यू क्या होगी। देखो आर क्या होता है, आर हमारे पास होता है रिक्वायर्ड टर्म माइनस का वन, इसका मतलब आर की वैल्यू 5 के बराबर है। और आपको एक बाइनोमियल टर्म गिवन है, तो बाइनोमियल टर्म के अंदर जो ए होता है वो कहलाता है फर्स्ट टर्म, जो बी होता है वो कहलाता है सेकंड टर्म, और जो हमारे पास पावर होती है वो कहलाता है यहाँ पे 12 है जैसे। अब हमने करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टी आर प्लस वन, यानी कि टी सिक्स इज इक्वल टू एन कम्बिनेशन आर। एन की वैल्यू देखो 12 है, कम्बिनेशन का कम्बिनेशन आर की वैल्यू 5 के बराबर है। ए क्या है, ए मेरे पास 1 है, पावर में क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा 12 में से 5 गया एन माइनस का। अपने बी की वैल्यू को लिखना है। देखो बी किसके बराबर है, बी बराबर है नेगेटिव के एक्स डिवाइडेड बाई 2 के, और पावर में सिंपल क्या आ जाएगा, आर का आर, दैट इज 5। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवाते रहो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई 12 कम्बिनेशन 5 क्या होता है, सॉल्व करना चाह रहे हो जल्दी से सॉल्व कर लो। ऊपर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल, नहीं तो कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे ऊपर 12 फैक्टोरियल, नीचे 12 में से 5 निकालोगे। भाई 12 में से अगर 5 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको फर्दर ओपन करवाओगे, देखो फास्ट वगैरह जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता वहां पे नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करवाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा भाई, 12 फैक्टोरियल को फर्दर एक्सपेंड करवाओगे आप, तो जाहिर सी बात है ये बन जाएगा आपके पास 12। बेटा देखो अब सिंपल तरीके से 12 फैक्टोरियल को ओपन करवाओगे। 12 फैक्टोरियल ओपन कैसे होगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 फैक्टोरियल के ऊपर ले जाके आप इसको रोक दोगे, ताकि नीचे वाला 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दे। अच्छा 5 फैक्टोरियल आपस की बात है बराबर होता है किसके, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। सही है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा दो, ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आपको पता है कि भाई 10 12 जार क्या हो जाएगा, 12 12 जार 120 होगा, 12 से 12 भी कट जाएगा। अब आप बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करवा लो, बाकी टर्म्स क्या बची, 11 बची, 9 बचा, 8 बचा। अब आप इनको बैठ के सिंप्लीफाई करवाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि 11 9 जार क्या होगा, 11 9 जार 99 हो जाएगा, सही है ना। और 8 का 8 एज इट इज। और आगे देखो आगे क्या बन जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि नीचे वाली टर्म भी तो कैंसिल आउट करनी होगी ना, तो इसको आप एज इट इज रहने देते हैं हम। तो हमारे पास देखो क्या बन गया, हमारे पास 12 कम्बिनेशन 5 की वैल्यू आ रही है 99 मल्टीप्लाई बाय 8। अच्छा भाई नेगेटिव एक्स की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 एक कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो नेगेटिव साइन एडिड रहेगा। और ये हमारे पास जो 5 है ये 2 के ऊपर भी जाएगा, 2 की पावर 5 होता है 32 के बराबर इंटू एक्स की पावर 5। भाई मेरी मैथ्स पे जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह का वास्ता है आपको, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहते हो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, मैं आपको कैलकुलेटर बगैर सॉल्व करवा रहा हूँ। सिंस मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कैलकुलेटर के मैं सख्त खिलाफ हूँ, है ना। तो आप बेसिक वे में सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 8 के टेबल में 32 कहाँ पर होता है, 4 के ऊपर होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का 99 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स की पावर 5। ये आपके पास T6 का आंसर आ गया। सिंस आपको खाली कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए, तो कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, ये होगा नेगेटिव का 99 डिवाइडेड बाय 4 के। अच्छा यहाँ पे माशाल्लाह से एग्जामिनर ने भी क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ये जिन्होंने पेपर बनाया है उन्होंने भी क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, और अगर एनईटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है। क्योंकि देखो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट कहा जाता है सिर्फ आपके पास जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको। तो असल आंसर क्या होना था, नेगेटिव का 99 पॉइंट डिवाइडेड बाय 4। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए था। कोफिशिएंट के अंदर कभी भी आप वेरिएबल को काउंट नहीं करते, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का। दोबारा पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ द सिक्स्थ टर्म इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 12। आपने इस क्वेश्चन में करना क्या था, देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई छठी टर्म का कोफिशिएंट बताइए, सही है ना। आपको छठी टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 5 के बराबर। ए क्या होता है, ए हमारे पास होता है बाइनोमियल टर्म की फर्स्ट टर्म, बी हमारे पास होता है सेकंड टर्म, एन क्या आ गई, पावर आ गई। हमें करना क्या है, हमें सिंपल तरीके से बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा एन कॉम्बिनेशन आर, ए की पावर के अंदर एन माइनस कार इंटू बी की पावर आर। आप सिंपल तरीके से वैल्यूज उस फॉर्मूले में डालोगे, एन कॉम्बिनेशन आर का मतलब क्या है, 12 कॉम्बिनेशन 5 हो गया, ए यानी कि 1 के बराबर है, पावर में 12 माइनस का 5 गया, बी यानी कि एक्स नेगेटिव का एक्स डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 5। अब आप जब इसको बैठ के सिंप्लीफाई करोगे ना तो क्या बन जाएगा, 12 कॉम्बिनेशन 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो कैलकुलेटर के ऊपर आप सिंप्लीफाई करोगे आपको कॉम्बिनेशन का सिंबल होगा, 12 डालो कॉम्बिनेशन डालो 5 डालो आंसर आ जाएगा। बट सिंस इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन यूनिवर्सिटीज अदर देन एनआईटी एज वेल, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ खुदारा कैलकुलेटर के बगैर काम करना सीखो। कैलकुलेटर सही है यार, अलाउ होगी आपको तो ठीक है, मजे आप मजे के अंदर हो, मगर आपको एटलीस्ट बेसिक काम आना चाहिए। तो हमने सिंपल यहाँ पे फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवाया, 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करवा के सिंप्लीफिकेशन करवाई, तो क्या बच रहा था मेरे पास 11 9 और 8, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया 99 इंटू 8 खाली बच रहा होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो मैंने जानबूझ के 99 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे जो 2 आ रहा है वो कैंसिल आउट कर देगा 8 को, तो मुझे मल्टीप्लाई करवाने की नीड ही नहीं है। तो भाई क्या बन गया, अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से पावर में क्या है 5 है, तो भाई 5 जो होगा नेगेटिव के एक्स पे भी जाएगा। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि भाई 5 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर कभी भी नेगेटिव साइन को खत्म नहीं करेगा।
जाएगा, तो नेगेटिव की वैल्यू एज इट इज बाहर ही रहेगी। और ये 5 जब x के ऊपर जाएगा तो x की पावर 5 बन गया, और ये 5 जब 2 के ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 5 बन जाएगा। अगेन व्हेनेवर द स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द आईबी और द फास्ट और द नर्स, तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि भाई आपको बेसिक स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। तो 2 की पावर 5 आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, 2 की पावर 5 बराबर होता है 32 के, 32 के, नीचे 32 आ गया। अब आप सिंपलीफिकेशन करवाओगे, सिंपल वे में आंसर आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन था। देखो भाई 2015 का क्वेश्चन, 2015 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास आ रहा है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आ रहा है ना, ये क्वेश्चन अगेन मेरे लेक्चर से लिया गया है। भाई ये क्वेश्चन एज इट इज सेम क्वेश्चन मैंने अपने सीक्वेंस सीरीज के कई अपने लेक्चर्स के अंदर करवाया हुआ है। और जो बच्चे मुझसे तालीम हासिल करते हैं दोनों, तो इस पर्टिकुलर थिंग कितना इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। जो मालूम है जो बच्चे मेरे शागिर्द हैं वो भी हंस रहे होंगे, वो बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने कई दफा पढ़ाया है। भाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बिटवीन 256 एंड 789, कहता है कि भाई कितने ऐसे नंबर्स हैं 256 से लेके 789 के दरमियान डिविजिबल है। भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में गलती भी की हुई है। यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन जिन लोगों ने उतारा था ना, उन्होंने गलती करी हुई है। ये क्वेश्चन बेसिकली है हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 256 एंड 789, ये क्वेश्चन है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आईबीए में बहुत पूछा गया, नस में बहुत आया है, फास्ट में बहुत आया है, एनईडी के अंदर बहुत आया हुआ है। तो अगर आप गौर से देखो तो 2012 के ऑनवर्ड जितने पेपर हैं, हर साल पेपर की डिफिकल्टी लेवल में इजाफा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 256 एंड 789। जो बच्चा मुझसे तालीम हासिल करता है वो जानता है कि मैंने कितनी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया हुआ है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले जरा बात को समझो। एग्जामिनर ने आपको एक रेंज दी हुई है। एग्जामिनर कहता है कि 256 से लेके 789 के दरमियान ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो कि 7 के ऊपर डिविजिबल हो। 256 से लेके 789 के दरमियान ऐसे कितने लाखों नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि 7 के ऊपर क्या हो जाए, हमारे पास डिविजिबल हो जाए। अब तुमने सोचना है, अगर तो सीक्वेंस सीरीज इजाद नहीं हुई होती ना, तुम हाथों की पोरों पे बैठ के गिन रहे होते। अब आप क्या करोगे, अच्छा आपके लिए मजे की बात है कैलकुलेटर भी अलाउ एनईडी के अंदर, तो आपको इतना मसला करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व होगा कैसे। कि देखो कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, ये आपको एक रेंज गिवन है, आपने सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस को फाइंड करना है। अभी सीक्वेंस तो गिवन ही नहीं है, कैसे कि देखो 256 को चेक करो, क्या 256 7 पे डिविजिबल होता है। देखो डिविजिबल का मतलब क्या है, डिविजिबल के मायने होते हैं दुनिया के अंदर कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर पर डिवाइड करवाओ, आपके पास परफेक्ट नंबर आंसर आए विदाउट द फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि 4 डिविजिबल है 7 के ऊपर, नहीं डिविजिबल, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 7 का आंसर क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट में आएगा। लेट सपोज मैं कहता हूं 12, क्या 12 डिविजिबल है 7 के ऊपर, नहीं होगा, 7 2 14 होता है, 12 तो होता है नहीं, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा। इसका मतलब 12 डिविजिबल नहीं है। 14 डिविजिबल होगा, 21 डिविजिबल होगा, 28 डिविजिबल होगा। यानी कि वो तमाम नंबर्स के अगर मैं उनसे 7 को डिवाइड करवाता हूं तो मेरे पास एक परफेक्ट नंबर आंसर के तौर पे आए। तो डिविजिबल के बेसिक मायने यही होते हैं कि भाई एक परफेक्ट नंबर का आंसर के तौर पे आना। तो आपके पास जरा कैलकुलेटर मौजूद है, जल्दी से चेक करो। 256 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, क्या आंसर परफेक्ट नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ो, 257 के 7 के ऊपर डिविजिबल होता है, नहीं होता। अब आगे बढ़ो, क्या 258 7 के ऊपर डिविजिबल होता है, नहीं होता। आगे बढ़ो, क्या 259 7 पे डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि देखो आप 256 से आगे बढ़ोगे, बढ़ते जाओगे जब तक कि सीक्वेंस की पहली वैल्यू ना मिल जाए, यानी कि ऐसा नंबर ना मिल जाए जो कि 7 के ऊपर डिविजिबल होता है। 259 होता है, कैसे कि देखो 7 7 3 0 21, 4 कैरी गया 49, 7 7 0 49, 37 के बराबर होता है, यानी कि परफेक्ट नंबर मिल रहा है। इसका मतलब मेरी सीक्वेंस की पहली टर्म किसके बराबर है, 259 के। देखो हमें यहाँ पे एक रेंज दी हुई है, क्या दी हुई है, रेंज। इस रेंज से आपने सीक्वेंस खुद ही फाइंड करना है। तो आपने सिर्फ पहली टर्म निकाल ली, आपने स्टार्टिंग से अपनी सीक्वेंस की पहली टर्म बना दी। ये तो एक पूरी रेंज गिवन है ना यार, कि इसके दरमियान आपका सीक्वेंस कहीं लाई कर रहा होगा, इसके दरमियान आपके नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी जो 7 पे डिविजिबल है। तो मैंने अपनी पहली टर्म फाइंड कर ली। अब आपने बाकी टर्म जैसे फाइंड नहीं करनी, आपने बस लास्ट वैल्यू के पास जाना है। अब आप देखोगे क्या 789 7 पे डिविजिबल होता है। सिंपल तरीके से 789 को 7 पे डिवाइड करके चेक करिए, आपके पास आंसर कभी भी प्रॉपर नंबर आंसर नहीं आएगा, आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आएगा, डेसिमल की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब 789 डिविजिबल नहीं होता। तो 789 से अब पहले का नंबर देखोगे। अब कोई बच्चा बोले सर 800 को क्या 790 को क्यों नहीं देखेंगे। भाई 790 को आप इसलिए नहीं देख सकते, आप 789 से आगे नहीं जा सकते। आपको जो रेंज गिवन है, आपने उस रेंज के अंदर गेम खेलनी है। अब देखो आपको रेंज की पहली वैल्यू जो गिवन थी उससे आगे जाओगे, जो लास्ट वैल्यू गिवन है उससे अंदर की जाने। तो 789 अगर डिविजिबल नहीं होता, 788 चेक करो, 787 चेक करो, 786
786 चेक करो, 785 चेक करो, और फाइनली आपके पास जो नंबर मिलेगा वो 784 होगा। 780, क्योंकि मैं तो एक क्वेश्चन बेतहाशा करवाता हूँ भाई, हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर में क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आप देखोगे ना तो 789 डिविजिबल नहीं होता 7 के ऊपर, 788 भी नहीं होता, 787 भी नहीं होता, 786 भी नहीं होता, 785 भी नहीं होता, 784 होता खाली जाके। यानी कि 784 7 के ऊपर डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे बेटे, आपको अब फाइनली अपनी सीक्वेंस मिल गया। देखो इन क्वेश्चन की खास चीज ही क्या होती है कि आपको एक रेंज दे दी जाती है और आपने बेसिकली उस रेंज पे खेलना होता है। आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, आपसे एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर ने आपको रेंज दे दी, आपने देखना है भाई पहला नंबर क्या, इस रेंज का जो पहला नंबर है क्या वो 7 पे डिविजिबल है क्या नहीं। अगर तो वो 7 पे डिविजिबल होता तो वहीं से मेरा सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता, बट चूंकि वो नहीं है तो इसीलिए मैं उससे आगे बढ़ूंगा, अगला नंबर देखूंगा, फिर अगला नंबर देखूंगा, फिर अगला नंबर देखूंगा। जहां पे मुझे पहला डिविजिबल वाला 7 मिल गया, यहां से मेरी सीक्वेंस स्टार्ट हो गई। अब मैं इसी तरीके से लास्ट पे जाऊंगा, क्या 789 को चेक करूंगा, जो लास्ट नंबर मुझे गिवन है रेंज का, क्या वो मेरा 7 पे डिविजिबल होता है। अगर तो वो होता तो वो मेरी सीक्वेंस का एंडिंग पॉइंट होता, बट चूंकि वो नहीं है तो मैं उससे पहले आता जाऊंगा जहां मुझे 7 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो मेरा सीक्वेंस बन गया। अब इसका फायदा क्या है कि भाई जब आपने एक दफा अपना सीक्वेंस बना दिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकी बजाने का काम है मेरे शागिर्द के लिए। कैसे? कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है दुनिया के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस का वन। ये बेसिक फॉर्मूला है दुनिया के अंदर। कॉमन डिफरेंस की कभी भी अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मेरे प्यारे शागिर्द, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा दुनिया के अंदर बराबर होंगी ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो भी सीक्वेंस की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इस केस के अंदर मेरे पास सीक्वेंस की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 784। और इस केस के अंदर सीक्वेंस की लोएस्ट टर्म वैल्यू क्या है? 259 के बराबर। और आगे आपको कॉमन डिफरेंस के ऊपर डिवाइड करवा देना है। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? कॉमन डिफरेंस बराबर है 7 के। आगे क्या है? प्लस का 1 इक्वल टू, इसको अब सिंप्लीफाई करवा दो भाई। 784 में से अगर 259 को माइनस करोगे तो मेरे प्यारे बेटे क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपके पास 525 के बराबर। नीचे डिवीजन में आ रहा है 7 प्लस का 1, तो भाई 7 के टेबल में 525 कहां पे आता है? ये आता है 7 7 49 हो गया। कितना आ गया? 3 कैरी गया और 35 बन जाएगा ना, 3 और 5 35, तो 7 5 35, 75 प्लस का 1 76 के बराबर होगा। यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपका आंसर क्या होगा? सिंपल तरीके से 76 के बराबर होगा। विद इन सेकंड्स के अंदर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे प्यारे बेटे। लोग कहते हैं मुश्किल है, अरे भाई बताओ कौन कहता है मुश्किल है? जो बंदा आपसे बोलता है ना कि भाई ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं, मुझे उसके नाम बताओ। भाई कोई ट्यूशन वाला, कोई कोचिंग वाला, कोई बेकार महंगा कोचिंग सेंटर आपको नहीं पढ़ाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स। वो तो चाहेंगे कि आपकी नंबर ऑफ क्लासेस हो ताकि आपका टाइम भी जाया हो, उनके पैसे भी बनते रहे, आपके इंस्टॉलमेंट प्लान भी निकलता रहे, एंड सो ऑन। तो भाई कोई बेकार कोचिंग सेंटर सारे शॉर्टकट्स नहीं पढ़ाएगा। बेकार कोचिंग सेंटर चलते हैं कि भाई अब सर आप यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हो, मेरे पास मैसेज करके कहते हैं कि आप यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं, हमारे पोर्टल के ऊपर बच्चा आएगा तो भाई आप भी हमसे कमीशन ले लें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी ऑफर रही है इनकी तरफ से। बट भाई पॉइंट इज डेट कि यार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ। हाँ मानता हूँ भाई मेरे भी वेजेस होते हैं, मेरे पेड वेजेस भी होते हैं, बट उनकी फीस या तो बहुत कम होती है, या फिर जब मैं अपने यूट्यूब पे भी डाल रहा होता हूँ साथ साथ तो मैं कहता हूँ कि भाई बच्चे की चॉइस है कहीं से भी करे। बट जाहिर सी बात है कि बैच का फायदा क्या होता है कि बैच के अंदर ना सिर्फ हम लाइव डिस्कशन करते हैं, हम ना सिर्फ लेटेस्ट पास पेपर्स को डिस्कस करते हैं, बल्कि साथ साथ सबसे बड़ा फायदा कि एक छोटी सी अमाउंट ऑफ फीस जो कि यूजुअली आपकी इंटर की एक महीने की फीस के बराबर होती है, उसके अंदर 4 6 8 महीने का बैच होता है। उसके अंदर ना सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लासेस होती है बल्कि सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं, बल्कि नंबर ऑफ डाउट टीचर्स होते हैं। डाउट टीचर्स पोजीशन होल्डर है। अब्दुल करीम बख्श अंसारी वाज माय लास्ट ईयर एनईटी पोजीशन होल्डर, जो मेरे डाउट टीचर के ऊपर मैथ्स के टॉप पे बैठा हुआ है। राफिया इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गर्ल, जो कि मेरी 3 साल पहले की स्टूडेंट थी, उसको मेरे डाउट टीचर के ऊपर रखा हुआ है। ताहिर अली वाज अ कंप्यूटर इंजीनियर, जिसको मैंने डाउट के ऊपर रखा हुआ है। तो पॉइंट इज दैट कि भाई इस मिनिमम फीस के ऊपर 7,000 6,500 रुपीज की फीस के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं। आप अपने घर के ऊपर आराम से बैठ के लाइव क्लासेस ले रहे होते हो। प्लस सबसे बड़ा फायदा इसका क्या होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। आपका जाने आने का जो टाइम है वो सेफ होगा, आपके जाने आने की जो कॉस्ट होगी वो सेम होगी। आप इस बात को हमेशा समझा करो कि भाई ये बेकार कोचिंग सेंटर आपको घेरते कैसे हैं। आपकी क्लास अगर सुबह 9 बजे स्टार्ट हो रही है, आपकी क्लास अगर सुबह 9 बजे से लेके लेट सपोज इन कोचिंग माफियाज के पास 3 बजे तक की है, तो जाहिर सी बात है आप सुबह 7 बजे घर से निकलोगे यार, सुबह 7:30 बजे घर से निकलोगे, 8 बजे घर से निकलोगे, और जब वापस अपने कोचिंग से निकलोगे 3 बजे, तो भाई घर पहुंचते पहुंचते 4 बज जाएंगे। नाउ यू हैव नो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट कि आप बैठ के उसकी प्रैक्टिस भी कर सको। तो भाई याद रखिएगा, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट कि आप किसी भी कोचिंग सेंटर के जाके तालीम हासिल करते हो एंड देन फिर आपके एडमिशन टेस्ट क्लियर होगा। एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम। रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये चीज मैं बच्चों को समझा समझा के थक गया हूं कि भाई ये चीज बड़ी क्रूशल है। आपका टाइम, आपका
पैसा आपका सबसे इंपॉर्टेंटली जो प्रैक्टिस है कह रहे हैं एग्जामिनर मुझसे कहता है इफ टू डाइसेस आर रोल्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सेम फेसेस। इस कॉन्सेप्ट को मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेटा देखो दुनिया के अंदर कभी भी अगर दो डाइसेस को रोल किया जाए और सेम फेसेस आने का मतलब क्या होता है कि भाई 1,1 का होना, 2,2 का होना, फॉर एग्जाम्पल 3,3 का होना, फॉर एग्जाम्पल 4,4 का होना, 5,5 का होना, या फिर 6,6 का होना। टू सेम फेसेस का या फिर सेम फेसेस का मतलब क्या होता है कि आप दो छक्कों को फेंकते हो, आप लूडो खेल रहे हो, मनोपली खेल रहे हो, आपने सिंपल तरीके से अपने क्या काम करा बेटा, आपने सिंपल तरीके से दोनों छक्कों को नीचे फेंका और दोनों पे सेम नंबर आ जाए तो सेम फेसेस कहलाता है। तो इसके नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे, 6/36 के बराबर, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 6/36, जो कि आपका आंसर होगा हमारे पास 1/6 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 6 6 36 होगा ना भाई, ये तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, बच्चों की तरह सॉल्व हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स एंड फोकस आर डैश। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यार आपको क्या निकालना है, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर आपके पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, सबसे पहले तो एक चीज साफ तौर पे मुझे दिख रही है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, क्योंकि इक्वेशन बहुत सिंपल आ रही है। दूसरे नंबर के ऊपर ये जो पैराबोला आ रहा है ये एक्स एक्सिस का आ रहा है। सर आपको कैसे पता चला, बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक्स और वाई में से जो भी चीज लीनियर फॉर्म में होती है उसका पैराबोला होता है। तीसरे नंबर के ऊपर जो बात मुझे साफ तौर पे दिख रही है वो ये है कि भाई हमारे पास इस पैराबोला के अंदर मुझे क्या निकालना है, वर्टेक्स और फोकस। तो मैं सिंपल तरीके से एक्स एक्सिस के पैराबोला से इसको कंपेयर करवा देता हूं। तो एक्स एक्सिस के पैराबोला से जब कंपेयर करवाऊंगा तो बेटा देखो 4a के सामने क्या है, 12, यानी कि 4a की वैल्यू आ जाएगी -12 के बराबर। तो 4 का आंसर क्या होगा, 4 3 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी -3। अब आपको देखो वर्टेक्स निकालना है। एक चीज तो साफ तौर पे क्लियर है कि आपको इक्वेशन देख के अंदाजा हो रहा है कि आपके पास जो यहाँ पे वर्टेक्स आ रहा होगा वो कहाँ पे आएगा, बेटा वर्टेक्स हमारे पास आ रहा होगा सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे कहाँ पे, ये होगा ओरिजिन के ऊपर, क्योंकि देखो सिंपल इक्वेशन है ना, इसका मतलब वर्टेक्स मेरे पास ऑन दी ओरिजिन का आ रहा है, नॉर्मल सी बात है। फोकस का पॉइंट क्या होगा, फोकस का पॉइंट होगा मेरे पास a,0, a की वैल्यू आई -3,0, तो ये मेरे पास फोकस का पॉइंट होगा। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है कि भाई 4x² प्लस का 25y² इक्वल टू 12 अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा हो, क्या कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा हो, 4x² प्लस का 25y² इक्वल टू 100 अगर दुनिया में कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। अब देखो हमेशा अपने क्वेश्चन को देख के पहचाना करो कि क्वेश्चन किस लॉजिक का आ रहा है। मैंने तमाम स्टूडेंट्स को एक शॉर्टकट बताया हुआ है कॉनिक्स के अंदर, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन शॉर्टकट को जानते हैं कि देखो दुनिया के अंदर सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन की पहचान होती है कि x² भी होगा, y² भी होगा, ना सिर्फ ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे बल्कि इन दोनों के कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होंगे, इनके साइंस भी हमेशा सिमिलर होंगे। सर्कल की दुनिया के अंदर इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान ही ये होती है कि भाई उसके पास x² भी होगा, y² भी होगा, ना सिर्फ दोनों के साइन सिमिलर होंगे बल्कि उनके कोफिशिएंट भी सिमिलर होंगे। वाइल ऑन दी अदर हैंड पैराबोला की दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि बेटा पैराबोला के पास x² या y² में से कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है। और दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास फिर आता है इलिप्स। इलिप्स और सर्कल में काफी सिमिलरिटीज होती हैं, तो इलिप्स की इक्वेशन की पहचान ये होती है कि x² भी होगा, y² भी होगा, मगर इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हाँ साइंस अगेन सिमिलर होने चाहिए, जो साइंस होंगे वो सेम होंगे, मगर कोफिशिएंट क्या होगा आपके पास, हमेशा कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, साइंस हमेशा सिमिलर होंगे मगर कोफिशिएंट डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से हाइपरबोला की इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि x² भी होगा, y² भी होगा, मगर हमेशा याद रखिएगा एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो ये चंद कंडीशंस होती हैं जो मैं अपने शागिर्दों को कॉनिक्स में बताता हूं कि भाई अगर तुम्हें इक्वेशन गिवन है तो विद इन सेकंड्स के अंदर कैसे पहचानो कि कौन सी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो ये इक्वेशन गिवन है, साफ तौर पे दिख रहा है x² भी आ रहा है, y² भी आ रहा है, दोनों पॉजिटिव है मगर दोनों के कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये इलिप्स की कंडीशन आ रही है। अब भाई आपने करना क्या होता है, सिंपल तरीके से 100 से दोनों तरफ डिवाइड करवा दीजिए कांस्टेंट से, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी x² डिवाइडेड बाय 25 प्लस का y² डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू के बाद 1। आपने सिंपल तरीके से आपके पास जो भी आपके पास पर्टिकुलरली कांस्टेंट था उसको आपने दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया, आपके पास वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे इस इक्वेशन को देख के साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस
किसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है। देखो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है कि वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है। आप तमाम लोग बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब मेरे पास इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो मेजर एक्सेस आ रहा है वो कहाँ का आ रहा है, एक्स एक्सेस का आ रहा है। नॉर्मल सी चीज है बेटा, जिसके नीचे फ्रैक्शन की फॉर्म में बड़ी वैल्यू होती है उसका मेजर एक्सेस होता है। तो भाई एक्स का मेजर एक्सेस है तो आप सिंपल तरीके से इसको एक्स की इक्वेशन पे कंपेयर करवा दोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 के बराबर, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो यानी कि मेरे पास सिंपल ए की वैल्यू होगी प्लस माइनस का 5 और बी की वैल्यू होगी प्लस माइनस का 2। नॉर्मल सी चीज है। तो मैंने सिंपल तरीके से इक्वेशन से ए और बी निकाल लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या मांग रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताइए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने का हमारे पास इलिप्स के केस में फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए डिवाइडेड बाय ई। तो भाई देखो हमारे पास ई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, ई किसके बराबर होगा बेटा, देखो ई निकालने का दुनिया के अंदर फॉर्मूला होता है, ई निकालने का दुनिया के अंदर फॉर्मूले की शॉर्टकट मैंने आपको एक सिखाई थी, मैथफ्लिक्स शॉर्टकट। क्या फॉर्मूला होता है, ई निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो बेटा देखो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बराबर है 25 के, बी स्क्वायर बराबर था 4 के, नीचे डिवीजन में क्या आएगा ए स्क्वायर यानी कि 25। तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 25 में से 4 गया 21, नीचे आ जाएगा 25 का 25, यानी कि ई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सिंपल अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 5। किसके बराबर आएगी, रूट 21 डिवाइडेड बाय 5 के। आपने करना क्या है, सिंपल फॉर्मूले में प्लॉट करवा देना है। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से फॉर्मूले में क्या प्लॉट करवाओगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए बराबर है आपके पास 5 के, तो ए की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। ई का आंसर क्या आया था, ई बराबर था हमारे पास अंडर रूट के अंदर 21 डिवाइडेड बाय 5। तो भैया मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 25 डिवाइडेड बाय रूट 21। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय रूट 21। ये आपके पास फाइनली फाइनली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये उसने टाइप ऐसे लिखते हुए इसको मिटाया नहीं है। तो प्लस का 25 डिवाइडेड बाय रूट 21 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल तरीके से मेरे प्यारे बेटे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। देखो सिंपल तरीके से इलिप्स की इक्वेशन गिवन थी, आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कन्वर्ट करवाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो भाई सिंपल आपने डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करवाना है। मगर चूंकि ई आपको नहीं पता तो एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि भाई कभी भी आपको अगर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स निकालनी है, उसके अंदर अगर आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने का बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो भाई वो तमाम बच्चे जो मुझसे तालीम हासिल करते हैं मैं उनको सारे शॉर्टकट सिखाता हूँ। तो लाजमी तौर के ऊपर आप भी न्यू बैच में एनरोल करवा सकते हैं। इसके अंदर राउंड 1 की तैयारी भी शामिल होगी और राउंड 2 की तैयारी भी शामिल होगी, नस्ट की, फास्ट की, एनईडी की, आईबी की, सबकी तैयारी शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है मेरा शागिर्द नहीं है ना और उसने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, वो इस क्वेश्चन को किसी मेथड पे सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, वो नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करेगा कि भाई क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन पाई बाय 2 और 0 की लिमिट्स, आपके पास क्वेश्चन गिवन है sin क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स। वो बेचारा बच्चा क्या करेगा, वो बेचारा नॉर्मल इंटर के ए लेवल्स के मेथड को अप्लाई कर रहा होगा या फिर वो कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा। रिमेंबर दिस थिंग बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास एप्टीट्यूड में बहुत आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या होता है, वेलीज शॉर्टकट कहलाता है। अच्छा इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आपके पास देखो साइन और कॉस एक दफा मल्टीपल आ रहे हैं, यानी कि क्या आ रहे हैं, मिलकर आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, मेरे तमाम बच्चों को बात मालूम है कि अगर कभी भी 0 और पाई बाय 2 की अगर लिमिट्स होती हैं तो आपने करना क्या होता है, चूंकि यहाँ पे दो अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं तो आप सबसे पहले ऊपर चेक करोगे, इनकी ऊपर सीरीज कहां तक ओपन होगी, n-1 तक ओपन होगी पहली चीज, और दोनों टर्म्स के लिए इंडिविजुअल देखेंगे। और नीचे डिवीजन में इनका कंबाइंड टोटल की सीरीज ओपन होती है, ये कहलाती है वैल्यू शॉर्टकट। कैसे अप्लाई होती है बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास साइन क्यूब एक्स आ रहा है, तो साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, एन क्या है इसका 3 है, एन क्या है इसका 3 है, तो एन माइनस का 1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 माइनस का 1, ऑब्वियसली 2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। यानी कि मुझे साइन क्यूब एक्स के लिए ऊपर 2 की सीरीज ओपन करनी है, और देखो कॉस एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 ही आ जाएगा। अब नीचे डिवीजन के अंदर क्या करना है, डिवीजन के अंदर इनकी कंबाइंड पावर को देखा जाता है, तो 3 प्लस का 1 4 बन गया, यानी कि नीचे डिवीजन के अंदर मुझे 4 तक की सीरीज को ओपन करना है। अभी मैंने क्या
है ओपन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो जरा बात समझो। हमारे ऊपर 2 तक की सीरीज को ओपन करना है, तो ऊपर 2 पहले इवन नंबर होते हैं तो इधर ही एज इट इज रहेगा, 1 का 1 एज इट इज रहेगा। नीचे मुझे 4 तक की सीरीज को अगर ओपन करना है तो भाई 4 से मैं स्टार्ट करूंगा, 4 के बाद अगला इवन नंबर 2 आता है, और फिर आपके पास बस 2 ही आता है लास्ट, 2 से 2 कट गया, तो विद इन सेकंड्स के अंदर मेरा आंसर आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे पता है पहली दफा मेजोरिटी बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर आपने काम क्या करा, तो भाई फिर आपको भी मैं फातिहा खानी कर सकता हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि अगर आपने तरीके से लेक्चर नहीं लिए हुए मेरे, क्योंकि वैल्यू शॉर्टकट में बहुत डिटेल में समझाता हूँ कि भाई वैल्यू शॉर्टकट होती क्या है। कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास 0 और π/2 की लिमिट्स आती हैं, वैल्यू शॉर्टकट को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मेरे पास अगर एक क्वेश्चन है 0 से लेके π/2 का, और एग्जामिनर कहता है साइन की पावर 5x इंटू dx है ना, इसका मतलब क्या है, कॉस की पावर 5x आ जाए, बात एक ही होती है। अब ऑड पावर या इवन पावर हम दोनों को देखते हैं। कभी भी आपके पास कोई भी साइन या कॉस का फंक्शन आ रहा है और उसकी लिमिट्स आ जाए, आप सबसे पहले नंबर के ऊपर सिंप्लीफाई करते हो कि ऊपर n-1 तक ओपन होगा, नीचे n तक ओपन होगा। तो आप पहले एंडिंग्स वैल्यू निकालते हो, 5-1 ऊपर 4 तक ओपन होगा, नीचे 5 तक सीरीज ओपन होगी। तो याद रखिएगा कभी भी ऑड पावर होती है ना, तो ऊपर मेरी सीरीज हमेशा ओपन होगी इवन में, नीचे ऑड में। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ऊपर 4 तक जाना है, तो 4 का मतलब क्या है 2 और 4, और नीचे 5 तक जाना है, इसका मतलब 1-3-5। और ऑड केस के अंदर सिंपल आपके पास बाहर π/2 से मल्टीप्लाई भी नहीं होता। ये आपका फाइनल आंसर होगा कॉस की पावर 5 का, विद इन सेकंड्स के अंदर, विद इन सेकंड्स के अंदर। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कोई और क्वेश्चन आ जाएगा उस पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रही होती है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत अपने बच्चों को करवाता हूं। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट शॉर्टकट। एप्टीट्यूड के अंदर ये चीज मैटर नहीं करती कि आप अपने इंटर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। एप्टीट्यूड में आपको एडवांस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, एडवांस चीजों को देखना है, इसीलिए हर इंटर का टीचर एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकता बेटा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता क्या चीज कहां पे अप्लाई हो रही है। खैर वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बाय द वे मैंने लास्ट क्लास में बताया, तो उसमें मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर कहते हैं द लाइन थ्रू 2,5 एंड -3, -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 4, -1 एंड x,3। अब देखो आपको दो लाइंस गिवन है, पहली वाली लाइंस के अंदर आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई इस लाइन से मैं एक स्लोप निकाल लूंगा और इस लाइन से भी एक स्लोप निकाल लूंगा। चूंकि एग्जामिनर कह रहा है कि भैया दोनों लाइनें क्या आ रही है, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओके, एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा, दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक्स की वैल्यू बताइए। हमें पता है कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी दो लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो ऐसी लाइंस का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। वी नो दिस पर्टिकुलर कंडीशन कि व्हेनेवर द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या है कि लाइन 1 का स्लोप क्या होगा, लाइन 1 से आप स्लोप निकालोगे, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल तरीके से स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 - y1। तो देखो ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास y1 है, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास y2 है। तो क्या बन जाएगा y2 - y1, तो -2 -5 डिवीजन में x2 - x1, तो ये बन जाएगा -3 -2। सिंप्लीफाई करवाओगे तो -2 और -5 क्या बनेगा, 5 में अगर आप 2 का इजाफा करते हो तो ये बन जाएगा -7, और -3 -2 क्या बन जाएगा, -5। तो आपके पास देखो m1 स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, ये तो हमारे पास आ गई 7/5 के बराबर। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, m2 स्लोप की वैल्यू निकालूंगा। अगेन देखो बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास क्या आ रहा है, y2 आ रहा है। तो आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से आपने सिंपल तरीके से स्लोप निकालना है। y2 - y1 क्या बन जाएगा, 3 माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू x के बराबर है -4। ये आपके पास सम m2 का स्लोप आ गया। अब चूंकि एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, तो हम करेंगे क्या, मेरा बेटा देखो हमारे पास m1 स्लोप की वैल्यू क्या है, ये आ रही है 7/5 के बराबर। m2 स्लोप की वैल्यू क्या है, 3 प्लस का 1 4, और नीचे डिवीजन में क्या है x माइनस का 4, इक्वल टू के बाद -1। अब आप बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो। देखो 7 से 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 4 28, नीचे डिवीजन में 5 का 5 इंटू एक्स माइनस का 4 एज इट इज, सही है ना, इक्वल टू के बाद क्या, -1। अब आप बैठ के तमाम टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे, कैसे कि देखो ये जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 जाके x से भी मल्टीप्लाई होगा, -4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया 28 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 5 4 20 इक्वल टू के बाद -1। ये वाली पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 28 इज इक्वल टू नेगेटिव का 5x प्लस का 28, क्योंकि देखो प्लस का 20, क्योंकि देखो जब ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी ना तो जाहिर सी बात है -1 से मल्टीप्लाई होगी, तमाम साइंस चेंज हो गए। अब एक जैसी वैल्यूज को मैं एक साइड पे रहने दूंगा, तो प्लस का 20 जब दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव का 20 बन जाएगा, इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 5x। तो 28 में से अगर आप 20 को निकालोगे तो जाहिर सी बात है 8 बचेगा, और ये नेगेटिव का 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे के डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 8/5। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चेक कर लो भी कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव का 8 डिवाइडेड बाय 5 इज आवर करेक्ट आंसर।
आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स नाउ, कि बेटा देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत मशहूर फॉर्मूला है आपके पास लिमिट्स के टॉपिक का। देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि आपकी भैया लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, पहली टर्म 1 आ रही है, सेकंड टर्म आ रही है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और जो भी सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल होता है वो बाहर पावर पे होना चाहिए। अगर तो ये काम हो रहा होगा तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या होगा, ई के बराबर। मैंने आपको हमेशा ये क्वेश्चन पढ़ाया है कि देखो लिमिट अगर आपके पास लेट सपोज वाई अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, आगे आता है 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय वाई, और होल पावर में सेकंड टर्म का रेसिप्रोकेटेड पार्ट मौजूद होना चाहिए, डायरेक्टली आपका आंसर क्या होगा, ई के बराबर होगा। अच्छा तो बेटा अब देखो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमेशा आपसे कहता हूं कि भाई ये इस क्लास के इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनमें से एक क्वेश्चन ये आ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि भैया डेरिवेटिव लेके आपने बताना है साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 3x का। अब देखो हमारे पास सिंपल तरीके से दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं एंड हमें इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है। कैसे लेंगे, डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है आपने उसका नीचे एक दफा स्क्वायर ले लेना है, सही है ना। फिर इस नीचे वाले फंक्शन को आपने एज इट इज एक दफा ऊपर कॉपी डाउन करना है, तो ये क्या ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपल कॉस स्क्वायर 3x का 3x। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास सिंपल कॉस 2x के बराबर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 के बराबर। फिर साइन लगाओगे नेगेटिव का। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव आप ले चुके हो उसको आपने एज इट इज रहने देना है, और जिस टर्म का आपने डेरिवेटिव नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो भाई कॉस स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, और फिर फाइनली बेस का डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है नेगेटिव का साइन 3x, और फिर फाइनली 3x यानी कि एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में बैठ के इसको एक दफा सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखो पहले, तो क्या बन गया, ये देखो नीचे डिवीजन में क्या आ गया, नीचे डिवीजन में फॉर्म बन गया मेरे पास कॉस की पावर 4 इंटू 3x, और यहाँ पे देखो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है मेरे पास 2 इंटू कॉस 2x, और आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है कॉस स्क्वायर 3x। फिर नेगेटिव के साइन के बाद देखो ये वाला जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये 3 भी कांस्टेंट वैल्यू है, आपस में सिंप्लीफाई होगी तो नेगेटिव ये हो गया मेरे पास प्लस का 6। अच्छा सिमिलरली देखो ये जो नेगेटिव साइन है ये इस नेगेटिव साइन से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ बन गया पॉजिटिव का साइन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इधर आ गया मेरे पास सिंपल, आगे क्या है ब्रैकेट के अंदर कॉस 3x इंटू साइन 3x, ये कॉस 3x बचा हुआ है, साइन 3x बचा हुआ है, और ये वाला साइन 2x भी रहता है, और ये साइन 2x का साइन 2x आ गया। अब देखो मैं यहां से कैसे कर सकती हूँ कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि ऊपर से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है, कि देखो यहां से मेरे पास इधर भी कॉस 3x आ रहा है, इधर कॉस स्क्वायर 3x आ रहा है, तो ऊपर से अगर मैं कॉस 3x को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ जाएगा सिंपल 2 cos 2x, और एक cos 3x बच रहा होगा, तो यहाँ पे आ गया cos 3x फिर प्लस का 6 का 6, और आगे हो जाएगा साइन 3x का साइन 3x, और देखो इसको अगर मैं आगे थोड़ा सा कर दूं तो आगे क्या बच रहा है, आगे हमारे पास बच रहा है साइन 2x का साइन 2x, और नीचे देखो डिवीजन में क्या था, नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास था cos की पावर 4, तो क्या बन गया नीचे डिवीजन में मेरे पास था cos की पावर 4 3x, तो इस cos क्यूब x से cos 3x से एक पावर 4 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो पावर क्यूब बन जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर देखो अब ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, ऊपर से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ऊपर से देखो सिंप्लीफाई होकर मेरे पास सिंपल तरीके से फॉर्म हो जाएगा, ये ऊपर मेरे पास क्या क्या चीजें बच रही है, 2 cos 2x इंटू कॉस 3x का 3x प्लस का 6, चाहो तो 2 को भी कॉमन ले लेते, 2 को कॉमन ले लो ज्यादा बेहतर है, इंटू 6 साइन 3x, और आगे क्या है साइन 2x का साइन 2x। और देखो नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर मेरे पास सिंपल तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा कॉस क्यूब 3x। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में चेक कर लो भाई आंसर कहाँ पे आ रहा है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में बस एक खास चीज ये है कि उन्होंने 2 भी कॉमन लिया हुआ है, तो आप भी 2 कॉमन लेना चाहते हो 2 कॉमन ले लो। तो क्या बन जाएगा भाई, अगर मैं 2 भी कॉमन ले लूंगा तो देखो बेटा ये हो जाएगा सिंपल 2 कॉमन ले लिया तो कॉस 2x इंटू कॉस 3x बचेगा, 2 कॉमन ले लिया तो 2 3 6 होता है, तो ये मेरे पास हो गया सिंपल साइन 3x इंटू साइन 2x। और देखो यहाँ पे नीचे डिवीजन में क्या है मेरे पास, नीचे हमारे पास डिवीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा सिंपल तरीके से
कॉस क्यूब 3x का कॉस क्यूब 3x। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी बेसिक इंक्लूड नहीं है, अगर आपको बेसिक सॉल्व नहीं आपने करी हुई, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी हुई, तो ऑब्वियसली सॉल्व करना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। अदरवाइज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहता है ऑप्शंस के अंदर इसका आंसर गलत मार्क हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि डेरिवेटिव लेके बताओ 3 की पावर ln साइन इनवर्स का। तो भाई डेरिवेटिव के अंदर कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है? डेरिवेटिव में कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला ये कहता है कि एक दफा अपने कॉमन एक्सपोनेंट को आंखें बंद करके लिख दो। लिख दिया, उसके बाद पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। तो अब मैं ln साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लूंगा। तो बेटा ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो साइन इनवर्स जो है ना, ये ln का फंक्शन है। तो ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। तो साइन इनवर्स ln का फंक्शन है भी, तो 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन यानी कि 1 डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब मैं डेरिवेटिव लूंगा साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में, फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद सिंपल तरीके से रूट लिखोगे, फिर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। एक दफा आप लिखोगे ln, और जो भी आपके पास यहाँ पे नीचे वाली टर्म है, जो भी कॉमन एक्सपोनेंट की टर्म थी, वो एज इट इज ln का फंक्शन बन जाएगी। तो याद रखिएगा कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? एक दफा आपने अपने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना होता है, उसके बाद पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। देखो पावर में ln साइन इनवर्स एक्स था, तो ln का डेरिवेटिव में फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो फंक्शन साइन इनवर्स है तो उसको एक बार लिखा नीचे। फिर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लोगे तो ये होता है 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब आप सिंपल तरीके से ln अप्लाई करोगे किसके ऊपर? बेस वाली टर्म के ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपके पास ये क्या बन रहा है? ये बन गया ln 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ रहा है सिंपल साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स का स्क्वायर। और फिर अब इसको ब्रैकेट के अंदर रख दो, ब्रैकेट के बाहर रख दो, बात एक ही है। 3 की पावर के अंदर ln इंटू साइन इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर बी इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। वैसे मेरे ख्याल में बी और सी दोनों के अंदर सेम ही चीज लिखी दी हुई है, तो ये ऑब्वियसली कोई भी आंसर सेलेक्ट करोगे करेक्ट होगा। अच्छा तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये परफेक्ट एग्जांपल है टाइम सकर क्वेश्चन की। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि भाई ऐसे क्वेश्चन आपको जानबूझ के दिए जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करने के लिए बेतहाशा जरूरी होंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपके पास आया है ना, एक परफेक्ट एग्जांपल है टाइम सकर की, कि अगर आप इसको अपने परफेक्ट मेथड के ऊपर सॉल्व करोगे तो कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो आपको इसके लिए फिर अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ऊपर गिवन है एक्स स्क्वायर, नीचे डिवीजन में गिवन है ई की पावर के अंदर 2x³ प्लस का 3 इंटू डी एक्स का dx। आपको इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। देखो बेटा इंटीग्रेशन फाइंड करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है? दुनिया की तारीख के अंदर इंटीग्रेशन ऐसे अप्लाई की जाती है कि भाई आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि भाई आपको ये मालूम है कि डिवीजन के अंदर कोई भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? इस नीचे वाली टर्म को पहले नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे, ऊपर जाके ये बन जाएगा ई की पावर में -2, ई की पावर में -2x³, और आगे क्या हो जाएगा? -3। क्योंकि देखो कंप्लीट टर्म की पावर नीचे से ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी ना। तो या तो आप इसको ऐसे करके लिख लो कि भाई आपने सिंपल तरीके से पूरी टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा इस कंप्लीट पावर के साथ। सही है ना? देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी आप 1/x को नीचे से ऊपर भेजते हो तो x की पावर -1 बनता है ना। सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई इस कंप्लीट टर्म को नीचे से ऊपर भेजोगे तो दोनों टर्म्स के साइन नेगेटिव में होने चाहिए, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लगा दिया। अच्छा ऊपर पहले से क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करवाओगे, अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा? देखो ये हो जाएगा ई की पावर में -2x³ -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन अब मैं अगर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो बेटा देखो इंटीग्रेशन के अंदर नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि कभी भी कोई नेचुरल एक्सपोनेंट के ऊपर इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो रही हो तो पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। अब देखो पावर में फंक्शन क्या आ रहा है? पावर में फंक्शन आ रहा है -2x³ -3। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा -6x और एक माइनस करोगे तो ऑब्वियसली -6x², और -3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। यानी कि आपके पास बाहर क्या मौजूद होना चाहिए था यहाँ पे? x² के साथ -6।
-6 अभी मौजूद नहीं है, तो पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ। तो भैया मैं -6 से डिवाइड भी करवा देता हूं और -6 से मल्टीप्लाई भी। तो ई की पावर में देखो नेगेटिव का 2x³ माइनस का 3 इंटू नेगेटिव का 6x² इंटू dx एज इट इज। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये हुआ कि पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव फॉर्म हो गया। अब फाइनली आप यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -6 या नेगेटिव का 1/6। आगे क्या हो जाएगा, आगे सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी कि देखो इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हमसे कहता ही ये है कि अगर पावर में आने वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव आपने कंप्लीट करवा लिया, पावर में आने वाले फंक्शन का अगर आपने बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करवा लिया, तो एक दफा आपने अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को आंखें बंद करके उतार देना है, प्लस के सी के साथ आंसर आ गया। मगर आप देखोगे किसी भी ऑप्शन से आंसर मैच नहीं कर रहा, उसके पीछे लॉजिक क्या मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर में नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, तो अगर मैं इसको तरीके से एक दफा लिखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई अगर मैं इस ई की टर्म को डायरेक्टली न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भेज दूं, ऊपर से नीचे भेज दूं, तो नीचे जाके इसकी पावर का तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि मैंने सिंपल तरीके से फाइनली बना लिया। तो देखो ये आंसर मेरा आ रहा होगा इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर आ रहा है वो इसके बराबर आ रहा है और यही आपका फाइनल आंसर होगा। मगर अगर आप ऑप्शंस देखते हो तो ऑप्शन में ये कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा। उसके पीछे दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये कि देखो ऑप्शंस के अंदर जो आंसर आपको करेक्ट गिवन है ऑप्शन नंबर ए गिवन है। तो भाई ये टाइम सकर क्वेश्चन की परफेक्ट एग्जांपल आ रही है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई कभी भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए ना कि आपका क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, आपने सही काम किया है। तो भाई इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज जहन में रखिएगा कि भाई इंटीग्रेशन बेसिकली होती क्या है, डेरिवेटिव्स का अपोजिट। तो आप एक वाइस वर्सा काम करके चेक कर सकते हो कि आपको जो ऊपर क्वेश्चन गिवन है, अगर आप अपने ऑप्शंस का डेरिवेटिव लेते हो तो डेरिवेटिव लेने के ऊपर क्या आपको वापस से ये वाली वैल्यू अचीव होगी, पूरी नहीं हो पाएगी। आप चेक कर सकते हो, अगर तो अचीव हो रही है तो इसका मतलब वो आपका ऑप्शन आपका आंसर होगा। अदरवाइज अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके देखोगे ना तो आपको वापस ये चीज मिल सकेगी। आप चेक कर लो भाई किसी भी टर्म का, या तो इसका डेरिवेटिव लेके चेक कर लीजिएगा या बाकी चारों ऑप्शंस का, तो आपको जिसके ऊपर वापस आपका सॉल्यूशन मिल जाए, वापस आपको आपका क्वेश्चन मिल जाए, इसका मतलब वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में एक शॉर्टकट होता है। देखो इंटीग्रेशन में प्रॉपर आपको तरीके से पढ़ाता हूँ, हर बच्चे को पढ़ाता हूँ, मगर मैं साथ साथ अपने शागिर्दों को कुछ शॉर्टकट्स भी बताता हूँ कि देखो शॉर्टकट क्या है। इंटीग्रेशन के किसी क्वेश्चन में अगर बुरी तरह से फंस जाओ तो याद रखिएगा कि भाई इंटीग्रेशन आप किसी भी फंक्शन की जब लेते हो तो बेसिकली डेरिवेटिव के अपोजिट काम होता है। तो भाई आपको जो भी ऑप्शंस गिवन है अगर आप उनका डेरिवेटिव भी लोगे ना तो आप वापस अपने मेन क्वेश्चन पे पहुंच सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास फोर्थ टर्म की वैल्यू आ रही है 1/3 के और 17 टर्म की वैल्यू आ रही है 1/16 के। एग्जामिनर कहता है कि बेटा आपके पास फोर्थ टर्म की वैल्यू है 1/3 और आपके पास 17 टर्म की वैल्यू है 1/16 के बराबर। कहता है कि भैया T12 की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब देखो अभी ये क्वेश्चन आपको एचपी में गिवन है, एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप इसको एपी में कन्वर्ट करो। अभी ये क्वेश्चन किसके अंदर है, एचपी के अंदर है। तो भाई एपी में कैसे कन्वर्ट करोगे, एपी बेसिकली एचपी का रेसिप्रोकल होता है। तो T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के बराबर, और T17 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16 के बराबर। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालोगे। वो तमाम बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं उन्हें मैथफ्लिक्स शॉर्टकट का पता होगा, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। कि कॉमन डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट क्या होता है कि जो भी बड़ी वाली टर्म नंबर है उसको पहले लिखो, उसमें से छोटे वाले टर्म नंबर को माइनस करवाओ, नीचे n बड़ी वाली वैल्यू का माइनस n छोटी वाली वैल्यू का। तो क्या आ जाएगी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, ये हो जाएगा T17 बराबर है 16 के, T4 बराबर है 3 के, N17 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी 17 माइनस का, और नंबर ऑफ टर्म्स चौथी टर्म की क्या होंगी, 4 होंगी। क्योंकि देखो सिंपल तरीके से करना क्या होता है, ये कॉमन डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट है, किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या शॉर्टकट होता है कि भाई बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म को माइनस करवाओगे, नीचे डिवीजन में दोनों के नंबर ऑफ टर्म्स को आपस में सेपरेट करवाओगे। 17 टर्म्स के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 17 है। चौथी टर्म में एन की वैल्यू क्या है, 4 है। सिंप्लीफाई करवा लो, 6 में 16 में से 3 निकालोगे बेटा, 16 में से अगर तुम 3 को माइनस करते हो तो 13 बचेगा आपके पास, क्या आ गया, 13 आ गया। 17 में से अगर आप 4 को निकालोगे तो क्या बचेगा, यहां पे भी आपके पास 13 आ जाएगा। तो सिंपल तरीके से 13 में से 13 खत्म हुए तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब देखो आपको निकालना क्या है, T12। तो T12 निकालने का शॉर्टकट क्या है कि कभी भी आपको अगर एचपी के अंदर एपी के अंदर कोई भी टर्म निकालनी हो, आपको कोई भी न्यू टर्म निकालनी हो, तो जो भी आपको दो टर्म्स गिवन है या जो भी आपको एक टर्म गिवन है उसमें से कोई भी एक टर्म उठाओ, उठा के यहां पे लिख दो, आगे प्लस का साइन लगाओ,
जिस टर्म को लिया था उसमें से छोटी वाली टर्म को माइनस करवाओ। अच्छा बाय द वे यहाँ पे T17 आप नहीं डाल सकते क्योंकि T17 बड़ी वैल्यू है T12 से, तो मैं T4 को डालूंगा। तो मैं T4 को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, T17 का नंबर T12 से बड़ा है इसलिए शॉर्टकट गलत हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर मुझे T12 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने T12 से छोटी वाली टर्म यहाँ पे डाली, प्लस का साइन लगाया। अब नंबर ऑफ टर्म जो 12 टर्म की है उसमें से माइनस करवा दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स 4 वैल्यूज की, और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करवा दी, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा T12 इज इक्वल टू T4 की वैल्यू 3 के बराबर है। प्लस का 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेगा, कॉमन डिफरेंस 1 का था, तो ये बन जाएगा 8 प्लस का 3। 8 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि आपके पास T12 की वैल्यू क्या होगी, 11 की है, मगर ये भी एपी के अंदर है। तो एचपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 1/11 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो कि देखो आपको एचपी का डेटा गिवन है, आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, रेसिप्रोकल लेके ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने सिंपल कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक शॉर्टकट होता है कि भाई जो भी आपको दो टर्म्स गिवन है दोनों को आपस में ऊपर सबट्रैक्ट करवाओ, नीचे उनके नंबर ऑफ टर्म को सबट्रैक्ट करवाओ, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर आपको कोई न्यू टर्म निकालनी है तो देखो न्यू टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स सपोज मुझे T8 की वैल्यू चाहिए। अगर T8 की वैल्यू चाहिए तो भाई जिस टर्म की वैल्यू चाहिए उसको इक्वल टू कैसे रखा, और आपको आपके पास जो भी टर्म की नंबर वैल्यू गिवन है ना उसको यहाँ पे डाल दो। अब देखो मैं T17 यहाँ पे डालता, T17 T8 से बड़ा है तो मैं T4 डालूंगा छोटी वैल्यू को, सही है ना। छोटी वैल्यू को डाला, प्लस का साइन लगाया। अब इन दोनों के एंड्स को सेपरेट करवा दो, 8 में से 4 को सेपरेट करवा दूंगा इनटू कॉमन डिफरेंस। ये आपका विद इन सेकंड्स के अंदर आपकी टर्म की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों वाली शॉर्टकट है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहता है द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए 2i प्लस 2j माइनस का k एंड वेक्टर बी 6i माइनस 3j प्लस 2k इज डैश। देखो कभी भी एंगल बिटवीन का क्वेश्चन आ जाए इसका मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल निकालना है। और कभी भी दो वेक्टर्स के दरमियान का अगर एंगल निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो आप सिंपल तरीके से क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, और नीचे डिवीजन में क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी तो सिंपली आपके पास निकले हुए हैं, आपको इनका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अलग अलग। तो भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बराबर होगा, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, सिंपल आई कंपोनेंट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1, तो ये बन गया √9। √9 बराबर होता है 3 के। तो ये मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली अब आप बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ले लीजिए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बेटा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास सिंपल तरीके से 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास सिंपल तरीके से बन जाएगा 36 प्लस का 9 प्लस का 4, तो 36 प्लस का 9 ऑब्वियसली 45, 45 प्लस का 4 √49। तो √49 का मतलब क्या है, 7 के बराबर। तो ये वेक्टर बी की वैल्यू आ गई। अब अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई इन दोनों पर्टिकुलर वेक्टर्स के दरमियान का एंगल निकालना है तो ये आपके पास बराबर होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए की। देखो वैल्यू क्या है, वेक्टर ए बराबर है 2i प्लस का 2j माइनस के और वेक्टर बी किसके बराबर था भाई, वेक्टर बी मेरे पास देखो बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। अब आपने करना क्या है, नीचे डिवीजन में इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ले लीजिए। तो भाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है 3 के बराबर, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास 7 के बराबर। 7 का स्क्वायर होता है 14, सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स। ऊपर देखो आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12, तो क्या बन गया 6 2 12। जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 3 2 नेगेटिव का 6 बन जाएगा। नेगेटिव का 1 जब प्लस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास, अल्लाह के प्यारे बंदे, ये हो जाएगा मेरे पास -2 हो जाएगा ना। और नीचे डिवीजन में क्या है 7 3 ज़र इज 21। तो आपको सिंप्लीफाई फर्दर करवाओगे तो क्या बनेगा, 12 में से अगर 6 निकालोगे तो 6 बचेगा, 6 में से भी 2 जाएंगे तो 4 बचेगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने लेक्चर्स में करवाया हुआ होता है। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 21 के बराबर। अब ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सिर्फ सॉल्व कर सकते हो, तो कॉस इनवर्स को लो 4 डिवाइड बाय 21 लो, इसका आंसर मुझे वैसे ही याद है 79 डिग्री के बराबर होता है, 79.2 के बराबर होता है। मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर बहुत दफा क्वेश्चन करवाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेम देखो मेरे लेक्चर्स के क्वेश्चंस, अगर आपने मुझसे तरीके से तैयारी करी हुई है आप टॉप करके आ सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपको अपने माँ बाप के हलाल के पैसे बेटा जाया करने की नीड नहीं है, इतनी मेहनत के कमाए गए पैसे किसी बेकार कोचिंग सेंटर के ऊपर सिंपल वे में सारी चीजें मैंने करवाई हुई है। जो बच्चा मुझसे पढ़ता है इजीली कामयाब हो सकता है भाई, मैं तरीके से आपको बात बता रहा हूँ। सर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि अच्छा ये क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अरसे बाद मैं देख रहा हूँ इस क्वेश्चन में। एग्जामिनर कह रहा है कि -5 छोटा है या बराबर है 2x के, और 2x छोटा है या बराबर है 7 के, लार्जेस्ट रैशनल वैल्यू क्या होगी।
अच्छा भाई, देखो यहाँ पे आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है। इनइक्वालिटी में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 2x जो है ना, ये या तो बड़ा है या बराबर है किसके, -5 के। कहता है कि भाई ये छोटा है या बराबर है किसके, 7 के। कहता है लार्जेस्ट रैशनल नंबर क्या होगा। अब जरा समझते हैं लार्जेस्ट रैशनल नंबर कौन सा होगा। लेट सपोज मैं हिट एंड ट्राई मेथड यूज करता हूँ। पहले ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा। पहला ऑप्शन क्या है, 3 × 1/2। ये होल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, 3 2 6, 6 × 1, 6 + 1, ये बन जाएगा 7/2। होल फ्रैक्शन फॉर्म से कन्वर्ट करके नॉर्मल फॉर्म पे। अब अगर मैं 7/2 एक्स की जगह पे डालता हूं तो क्या बन जाएगा, ये इधर हो गया -5, यहाँ पे मेरे पास क्या था 2, एक्स की जगह पे मैंने डाल दिया 7/2 और लेसर देन इक्वल टू 7। तो 2 से देखो 2 कट गया। क्या 7 जो है -5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या 7 बराबर है या छोटा है 7 से, नहीं, बराबर तो है बट छोटा नहीं है, ऑब्वियसली सिमिलर है। तो ऑप्शन नंबर ए कैन बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए कैन बी द आंसर, सही है ना भाई। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। चेक करते हैं 11/2 को। अब देखो अगर मैं 11/2 रखता हूँ, आइए इसको चेक कर लेते हैं। भाई 2 इंटू अगर x की जगह पे मैं 11/2 को रखता हूँ, तो भाई देखो दोनों कंडीशंस बेसिकली सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर 2 से 2 कट जाएगा, क्या 11 बड़ा होता है -5 से, बिल्कुल होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या 11 छोटा होता है +7 से, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिमिलरली देखो अगर मैं x की जगह पे ऑप्शन नंबर सी डालता हूँ 21/2, तो तब भी देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, मगर 21 क्या 7 से छोटा हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं हो सकता। 41/2 डालूंगा वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब खाली एक ही आंसर यहाँ पे बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि अगर आप उसके अलावा कोई भी नंबर एक्स की जगह पे डालोगे तो 11/2 का मतलब क्या, 11 बनेगा, और 11 7 से छोटा नहीं होता ना, 21 7 से छोटा होता है ना, 41 7 से छोटा होता है। तो ये कंडीशन अनसेटिस्फाई करेगा। हाँ, अगर मैं 7/2 डालूंगा तो 7 बन रहा है, तो 7 7 के बराबर होता है। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, देखो कहीं पे अगर ये सिंबल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है लेसर देन। अगर कहीं पे ये सिंबल लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लेसर देन इक्वल टू, यानी कि छोटा भी चलेगा बराबर भी चलेगा। तो 7 = 7 तो चलेगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है कि टेंजन एक्स की वैल्यू 3 के बराबर है, तो बताइए साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा। अब देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे मालूम है दुनिया के अंदर अगर दोनों टर्म्स के ऊपर पावर सिमिलर आ रही हो तो मैं पावर को एक ही दफा ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर सकता हूं। एग्जामिनर ने साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई मैं दोनों के स्क्वायर को बाहर भेज देता हूँ, तो क्या बन गया, साइन बाय कॉस बन गया। मुझे टेंजन एक्स की वैल्यू गिवन है 3 के बराबर। टेंजन किसके बराबर होता है, टेंजन बराबर होता है बेटा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स के, इक्वल टू के बाद 3 का 3। तो यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 के बराबर होता है। क्वेश्चन क्या हो गया, विद इन सेकंड में सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कंप्यूटराइज्ड पेपर्स के अंदर भी बहुत आ रहा है, और मेरे लेक्चर्स के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों को, बार बार कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है एग्जामिनर इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एग्जामिनर आपसे कहता है कि टेंजन ए डिवाइडेड बाय 2, क्या कह रहा है, टेंजन ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस का कॉट ए डिवाइडेड बाय 2। कहता है सॉल्व करके बताओ। देखो सिंप्लीफाई करो, टेंजन का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजन बराबर होता है आपके पास साइन डिवाइडेड बाय कॉस के, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन एंगल डिवाइडेड बाय कॉस एंगल। और यहाँ पे कॉट क्या होता है, कॉट हमारे पास होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो ये हो गया कॉस एंगल डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा साइन एंगल। अब यहाँ पे मैं इसका सिंपल एलसीएम ले लेता हूं, तो भाई एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम लेने का देखो तरीकेकार ये होता है कि नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये टर्म अपने क्रॉस में जाएगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाएगी, तो ये टर्म जब अपने क्रॉस में जाएगी ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a/2। और आगे क्या बन जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। सही है ना मेरे प्यारे बेटे। अब आप इसको बैठ के अगर सिंप्लीफाई करवाते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एंगल प्लस का कॉस स्क्वायर एंगल किसके बराबर होगा। देखो बेटा दुनिया के अंदर साइन स्क्वायर एंगल प्लस का कॉस स्क्वायर एंगल, हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। और नीचे देखो, नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास आ रहा है सिंपल कॉस एंगल इनटू साइन एंगल। अब मुझे पता है कि यार किसी भी आंसर से भी फिलहाल मैच नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट को अप्लाई करूंगा कि भाई मुझे पता है साइन डबल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। साइन के डबल एंगल फॉर्मूला हमसे कहता है कि भाई साइन 2 थीटा बराबर होगा किसके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो अगर मैं इस हाफ एंगल को कन्वर्ट करवाना चाहूं तो क्या बनेगा, मुझे किसी तरीके से यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो मैथ्स कहता है कि भाई ला सकते हो, अगर तुम्हें 2 यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक दफा 2 डिवीजन में भी लेकर आऊंगा, मल्टीप्लाई में भी लाऊंगा तो डिवीजन में भी लाऊंगा। इससे फायदा क्या होगा, देखो इससे फायदा ये होगा कि डिवीजन वाला 2 तो एडिट का एडिट रहा, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। क्या बन गया, 2 साइन कॉस एंगल साइन एंगल बाई 2, तो किसके बराबर होगा भाई, ये बराबर होगा मेरा साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मेरा साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो सबसे
से नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके लिखी जाती है, तो ये बन जाएगा फाइनली 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और 1 बाय साइन किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कॉसेक के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 2 इंटू कॉसेक थीटा। कैसे सॉल्व किया, 2 इंटू कॉसेक एंगल कह लो यार, बात एक ही है, कोई भी कह लो एंगल, बात एक ही है। तो भाई कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो कि देखो टेंजन के अंदर हमने टेंजन का फॉर्मूला ओपन करा, टेंजन क्या होता है साइन बाय कॉस, कॉट होता है कॉस बाय साइन, सिंपल तरीके से एलसीएम लिया। देखो ऊपर क्या हो गया, जब एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये जो नीचे वाली टर्म्स थी नीचे मल्टीप्लाई हुई, ये टर्म अपर क्रॉस में गई, अपर क्रॉस में गई, ऊपर आपके पास फॉर्म हो गया सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो किसके बराबर होता है, हम सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो ऊपर तो 1 आ गया। और देखो नीचे नीचे मुझे अगर यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करवाना था, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई में भी लाया डिवाइड में भी लाया, ताकि यहाँ पे मेरा हाफ एंगल फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए ना भाई। मेरे पास साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा। तो हमने इसी फॉर्मूले को यहाँ पे क्लोज करवाना, तो मैंने क्लोज करवाने के लिए 2 को लेकर F2 आ गया, सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्लोज हो गया। सिंप्लीफाई करने के ऊपर आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2 कोसेक ए के बराबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 मुझसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर मुझसे कहते हैं कि भाई डेरिवेटिव लेके बताइए e की पावर x इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो दो तरीके हैं, पहला तरीका डायरेक्टली अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव ज्यादा आसान है। तो भाई ये दो फंक्शंस देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लोगे, डेरिवेटिव का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला कहता है पहले वाली टर्म को एज इट इज रहने दो, दूसरी वाली टर्म का डेरिवेटिव लो, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नेगेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ये बराबर होगा 2x के, फिर आगे प्लस का साइन लगाओगे। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे, और जिस टर्म का नहीं लिया तो उसका ले लोगे। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x ही होता है। अब इस पूरे फंक्शन में से अगर मैं e की पावर x को कॉमन ले लूं, तो e की पावर x को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास सिंपल तरीके से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर नेगेटिव का 2x, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। भाई देखो दो फंक्शंस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने डेरिवेटिव का सिंपल मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 को मार्क कर लो, बहुत दफा पेपर के अंदर पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई यहाँ पे 3 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू के बाद मौजूद है 2 नेगेटिव का 14 ट्रांसपोज। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट विद यू गाइस। कि भाई सबसे पहले देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये तमाम मैट्रिसेस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, कोई मसले की बात नहीं है। देखो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन किस पर डिपेंड करती है, सिंपल तरीके से अगर दो पर्टिकुलर मैट्रिसेस के अंदर से पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस सिमिलर है, तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो भाई सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होंगे, देखो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस को आप बेसिकली बारी बारी सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो और से, ये नेगेटिव का 2 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का 2 बनेगा, ये 3 जाके जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 6। अब ये 4 जाके जब 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4 बन जाएगा, नेगेटिव का 1 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा। अब मैंने ये पूरा मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, नेगेटिव का 2 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 2x, प्लस का 3 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 12, 4 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4x, नेगेटिव का 1 जाके जब 4 से मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा नेगेटिव का 4। फिर मैं इस पूरे मैट्रिक्स को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नेगेटिव का 2 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 10 बनेगा, 3 जाके x से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3x बनेगा, 4 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 बनेगा, नेगेटिव का 1 जाके x से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का x बनेगा। और लास्ट में देखो आपके पास बड़ा मैट्रिक्स जो आ रहा है तीसरा मैट्रिक्स। अब फाइनली जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब मैं इस तीसरे मैट्रिक्स के पास जाऊंगा। इस तीसरे मैट्रिक्स में देखो वैल्यूज क्या है, -3 1 और 0। अगेन देखो दुनिया में कोई भी दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होते हो बेसिक क्लासिफिकेशन उनकी करनी पड़ती है कि पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉस हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। तो अभी आप इस लास्ट वाली चीज को छोड़ दो, अभी आपने सिंपल देखो पहले मैंने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया, अब जो भी आंसर आया उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अगेन सेम पैटर्न है कि भाई यहाँ पे मैं रॉस को अपनी ड्रॉ कर लेता हूँ और ये मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, सही है ना। तो अगर चाहो तो पहले इसको एक दफा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, नेगेटिव का 2 प्लस का 6 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 4, और ये तो नेगेटिव का 2x प्लस का 12 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव का 10 प्लस का 3x ही रहेगा, और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 4x माइनस का 4 ही रहेगा यहाँ पे, 20 माइनस का x ही रहेगा यहाँ पे। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करवा दिया। अब फाइनली इसको थर्ड मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करवाओगे -3 1 और 0 से। कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि ये मेरे पास मेरी जो रॉ आ रही है ये इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देखो फर्स्ट टर्म, देखो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है हेड टू हेड टेल टू टेल, तो रॉ रॉ से होगी, आपका जो हेड होगा हेड से होगा, आपका जो टेल होगी टेल से होगी, मिडिल वैल्यू मिडिल से होगी। तो देखो 4 जाके जब -3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 12, क्या बन जाएगा नेगेटिव का 12। सिमिलरली देखो ये नेगेटिव का 2x
प्लस का 12 है। अब ये जाके नेगेटिव का 2x प्लस का 12 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एज इट इज का एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 2x प्लस का 12 ही रहेगा। और आगे नेगेटिव का 10 प्लस का 3x जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा ये जीरो का जीरो आ जाएगा। अब सिमिलरली ये वाली रो एक दफा जाके पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो देखो 2 इंटू नेगेटिव 3, नेगेटिव का 6 बन गया। 4x माइनस का 4 जब बीच के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज 4x माइनस का 4 ही रहेगा। और ये 20 माइनस का x जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा। तो इसको एक दफा पहले मैं सिंप्लीफाई करवा लेता हूँ। देखो -12 से +12 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नेगेटिव का 2x बचा। यहाँ पे देखो 4x माइनस का क्या बन गया, ये बन गया 4x का 4x, और नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 10 बन गया। तो इन तीनों मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर ये आ रहा होगा। बेटा कैलकुलेटर के ऊपर सुबह से शाम हो जाएगी, सॉल्व नहीं कर सकते इसको, आपको अगर बेसिक मेथड नहीं आता। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कैसे सॉल्व किया। देखो सबसे पहले हमने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कभी भी दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जो भी आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है इसका शॉर्टकट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पहले दो मैट्रिक्स होते हैं, उनका ऑर्डर क्या है, उनका ऑर्डर है 2 बाई 2। और जो सेकंड मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर क्या है, देखो इसमें कितनी रॉज आ रही है, दो रॉज है मगर तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 बाई 3 का। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमेशा बीच के दो नंबर्स को देखते हैं, अगर ये मैच करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 बाई 3 का। तो और से चेक करो क्या इसका ऑर्डर 2 बाई 3 का है, दो रॉज है तीन कॉलम है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने इस 2 बाई 3 के मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया है, तीन रॉज और एक कॉलम से। तो जाहिर सी बात है जब ये आपस में मैच कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसका आंसर क्या होगा, 2 इंटू 1 का। यानी कि देखो इनका रिजल्ट का आंसर का मतलब क्या है कि दो रॉज होंगी मगर कॉलम एक ही होगा। तो देखो आंसर में मुझे दो रॉज मिल रही है मगर कॉलम एक ही है। आसान भाषा में मैं पूरी बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि देखो बेटा दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करवाया। मैंने सिंपल तरीके से पहली रॉ थी इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। देखो ये जो टेल है ना, ये जो मेरे पास ये वाली टर्म है, ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। साइन और बीच में साइन आता है प्लस माइनस का। व्हेनेवर वन रॉ इज मल्टीप्लाइंग विद द अनदर कॉलम तो ऑलवेज बीच में जो साइन आता है प्लस माइनस का आता है। तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास सिंपल तरीके से क्या बचेगा, आपके पास आएगा, अल्लाह भला करे, नेगेटिव का 2, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 इस तरीके से, 4 आपने 1 से करवाया पर -1 2 से करवाया। सिमिलरली अब मैंने इस पूरे मैट्रिक्स को लेके जाना है कहाँ पे, इसके पास, यानी कि मैं सिंपल तरीके से कहाँ लेके जाऊंगा, इधर लेके जाऊंगा। सही है ना, तो मैं इधर लेकर आया, इससे मल्टीप्लाई कर, -2x से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 और x से मल्टीप्लाई किया, सेम काम किया। फिर ये अगेन फिर पूरा मैट्रिक्स मेरे पास जो है, ये पूरा मैट्रिक्स जाके लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब जब मेरे पास वैल्यूज आई मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा इसको, उसके बाद आपने फिर इस तीसरे कॉलम को मैंने नीचे उतारा, इनको आपने सिंप्लीफाई करा कि अब देखो ये कंप्लीट ड्रॉ है, ये कंप्लीट ड्रॉ आपके पास कंप्लीट ड्रॉ है, ये कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देखो पहली टर्म से मल्टीप्लाई करी आ गया यहाँ पे, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करी और बीच में अब प्लस माइनस के साइन आएंगे। क्यों, क्योंकि देखो अब आप एक कंप्लीट कॉलम को कंप्लीट ड्रॉ से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो कंप्लीट कॉलम और कंप्लीट ड्रॉ के दरमियान प्लस माइनस के साइन आते हैं, वो एक ही आपकी रॉ बन रही है। सिमिलरली लास्ट वाली वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होगी, खत्म हो गई। सिमिलरली ये 2 जाके 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बना, ये बीच वाली टर्म बीच से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई आ गया। अब जब ये फाइनल आंसर आ गया ना, अब इक्वल टू के इस तरफ देखो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है कि आपने रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो अभी आपके पास ये रॉ मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज इस पे अप्लाई करूं तो इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करना। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा -14। अब आप बैठ के इस क्वेश्चन को फाइनली सिंप्लीफाई करवा सकते हो कि आपने पहले नंबर के ऊपर मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके इक्वल टू के आमने सामने फॉर्म कर दिया। अब आप मैट्रिक्स की बेसिक क्लासिफिकेशन कर दोगे। मैट्रिक्स की बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होती है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो मैट्रिसेस आ जाएं तो भैया उनके जो आमने सामने की वैल्यूज होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो -2x के सामने अगर 2 आ जाएगा तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। आप दूसरी रॉ से सॉल्व करोगे वहां से भी ये आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरी रॉ को अगर मैं आमने सामने आपस में इक्वेट करवाऊं तो ये बन जाएगा 4x माइनस का 10 इक्वल टू -14। नेगेटिव का 10 वहां पे जाएगा तो प्लस का 10 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू नेगेटिव का 4। नेगेटिव का 14 पहले से था, नेगेटिव का 10 जब यहाँ पर जाएगा तो प्लस का 10 बनेगा, प्लस का 10 -14 कैंसिल आउट करेगा, 4 से 4 कटेगा तो x की वैल्यू यहाँ से भी -1 आएगी। आप ऊपर से निकालो नीचे निकालो बात एक ही है। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको दिखने में मुश्किल लग रहा है बट बिलीव मी इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चुटकी बजा के सॉल्व होगा, चुटकी बजा के, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर मेरे प्यारे बेटे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर डिमोवर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट दे रहा है। मैं ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं, हमेशा याद रखिएगा डिमोवर्स थ्योरम दुनिया में क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाए तो अकॉर्डिंग टू डोमेवर्स थ्योरम के जो भी पावर होती है ना वो आपके एंगल्स का जाके मल्टीपल बन जाती है। ये बन जाएगा cos n थीटा प्लस का आयोटा sin n थीटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में गलती ये है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे कॉमास ही लगाए हुए। ये क्वेश्चन जब पेपर में आया था तब भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूज कर दिया था उस क्वेश्चन ने, क्योंकि देखो यहाँ पे गैप नहीं दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन बेसिकली क्या, मुझे 10 मिनट लग गए पहले देखने में क्वेश्चन गिवन क्या है, ये अजीब सी चीज क्यों दे दी उसने, पता चला कि अभी उसने गैप नहीं दिया हुआ।
ये क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत आएंगे। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एफ इंटू वन की वैल्यू है 3 के बराबर, और एफ इंटू नेगेटिव वन की वैल्यू भी बराबर है 3 के, तो फाइंड करके बताइए ए प्लस बी क्या होगा। यानी कि आसान भाषा में देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन गिवन था एफ एक्स की वैल्यू गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। एग्जामिनर आपसे कहता है कि बेटा देखो f इंटू वन, यानी कि अगर आप इनपुट दो वन का तो जो आंसर मिलेगा इक्वेशन पे वो 3 के बराबर है, और f इंटू नेगेटिव वन की वैल्यू भी बराबर है किसके, 3 के। आपको फाइंड क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू। कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक दफा मैं सबसे पहले f1 की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। f1 का मतलब क्या है कि भाई मैं अपने फंक्शन में पॉजिटिव वन का एक्सेस जहां पे आ रहा है वहां पे डोमेन का या इनपुट का x का जगह पे वन दे दूंगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल a प्लस का b प्लस का c, नॉर्मल सी बात है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करता हूँ, जो जो मेरा फंक्शन आ रहा है वहां पे मैं x की जगह पे नेगेटिव वन दे देता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव कर देगा इसको, b इंटू एक्स नेगेटिव का b प्लस का c। एग्जामिनर ने आगे आपसे क्या कहा है कि देखो आपके पास जो f इंटू वन है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3 के, यानी कि इस f इंटू वन की जगह पे मैं क्या कह सकता हूँ, 3 आ जाएगा, और इधर f इंटू नेगेटिव वन की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, a प्लस बी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से इन दोनों इक्वेशन जो मेरे पास ये फॉर्म हुई है, यानी कि देखो आपकी जो ये ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, आपने अपनी इस ओरिजिनल इक्वेशन में एक दफा वन डाला है, एक दफा आपने नेगेटिव वन डाला है। तो जब वन डाला है तो आंसर 3 है, नेगेटिव वन डाला है तब भी आंसर 3 है। तो अगर मैं इसको ऐड करवाऊं तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करवा दो। हमने एक दफा देखो अपने ओरिजिनल फंक्शन में वन डाल के निकाली है वैल्यू, एक दफा नेगेटिव वन डाल के निकाली, तो मैं अगले स्टेप में सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को आपस के अंदर ऐड करवाता हूं, देखते हैं क्या बनता है। ए माइनस का बी प्लस का सी इक्वल टू के बाद 3, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ये आ रही है ए प्लस का बी प्लस का सी इक्वल टू 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करवाऊंगा, देखो बी से बी कट गया, तो आपके पास सिंपल ये क्या बन गया, ये बन गया 2a प्लस का 2c इक्वल टू के बाद 6। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास a प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। 2 कॉमन ले लिया, वहां पे 6 से डिवाइड हुआ, खत्म हो गया। ये आपके पास a प्लस सी का आंसर आया। हमें क्या चाहिए था, a प्लस बी का आंसर, तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा भाई, a प्लस बी निकालने के लिए इन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करवा के चेक कर लेते हैं। सो भाई अगर मैं इन्हीं दो इक्वेशंस को आपस में नेक्स्ट स्टेप के अंदर सब्ट्रैक्ट करवा के देखूं, तो कोई मसले की बात नहीं भाई, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा के चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करवाने पे तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ए से ए कट जाएगा, और नेगेटिव बी प्लस का बी भी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा भाई सॉरी, नेगेटिव बी और नेगेटिव बी मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी ये मुझे मिल गया नेगेटिव के 2 के बराबर, और सी से सी कट जाएगा तो ये आ गया, और 3 माइनस का 3 ये 0 हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से मुझे नेगेटिव का 2 भी मिल गया, यानी कि बी की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के। तरीके से आपने क्या फाइंड कर लिया, ए प्लस सी को। अब इस ए प्लस सी की वैल्यू को उठा के इसी तरीके से आप पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन में से किसी में भी डाल दो, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सिंपल बी की वैल्यू अलग से आ जाएगी। तो आप वहां से एक और वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो फिर आप ए या सी की वैल्यू निकाल कर डायरेक्टली ए प्लस बी निकाल सकते हो, जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा मसला लग रहा है, बट सॉल्व इसी तरीके से होगा जो मैंने आपको तरीकेकार बताया, सेम सिंपल क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है बेटा, क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट यार डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आया हुआ था। मैंने हर जगह पे चेक कर ली, हर जगह पे क्वेश्चन में गलती करी हुई है जिन्होंने भी क्वेश्चन डाला हुआ है। सो द पॉइंट इज दैट क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, बट आई कैन गाइड यू इजीली। क्या सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास लेट सपोज क्वेश्चन है, सो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डालते हो ना, तो भाई देखो बी की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। कैसे, कि भाई 3 इज इक्वल टू, मुझे पता है कि यार मेरे पास a प्लस सी का आंसर क्या आया, 3 के बराबर आया, प्लस का b। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। मुझे क्या फाइंड करना था, a प्लस का b, तो b मिल गया। अब सिंपल तरीके से आप अपनी नॉर्मल इक्वेशन के ऊपर जाओ, b की वैल्यू डालो, एक इक्वेशन फॉर्म करो, उन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट करवाओ, आपको चेक मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास a प्लस सी की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ रही है, यहाँ से मेरे पास आ रही है फॉर एग्जाम्पल 3 के बराबर, और यहाँ से भी 3 के बराबर आ रही है, तो मुझे अगर a की वैल्यू चाहिए, तो भाई लेट सपोज मैं यहाँ से कोई एक वैल्यू निकालूंगा, सब्स्टिट्यूट करवाऊंगा इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन के ऊपर, सॉल्व होकर सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। बेसिक चीज है, मतलब कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट लॉजिक ही नहीं है, बच्चों वाली चीज है। सही है ना भाई, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसमें मुश्किल चीज नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द थर्ड टर्म इज 63। आपसे एग्जामिनर कहता है कि भाई फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है 7 के बराबर, और T3 की वैल्यू गिवन है 63 के बराबर। कहता है T60 वैल्यू बताइए। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, आपको पहली टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मेरा T6 निकालना है। सबसे पहले कॉमन रेशो निकालेंगे। कॉमन रेशो निकालने का एक शॉर्टकट मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। शॉर्टकट क्या होता है बेटा, एक शॉर्टकट हमारे पास ये होता है कि भाई आर की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल तरीके से जो बड़ी वाली वैल्यू आ रही है उसको ऊपर रखो, डिवाइड करवाओ छोटी वाली वैल्यू के साथ, पावर के अंदर 1 डिवाइडेड बाय बड़ी वाली वैल्यू का n जो कि 3 है, छोटी वाली वैल्यू का n जो कि सिंपल 1 है, आपस में करवा दो, पावर में रख दो। तो T3 की वैल्यू क्या है, 63 के बराबर, डिवीजन में T1 7 के बराबर, और होल पावर में क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
3 माइनस का 1 2 बन जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेटर उठाओ, चेक कर लो भाई क्या आ रहा है। ये बन गया मेरे पास 63 डिवाइडेड बाई 7, 9 के बराबर, और ये हो जाएगा 9 की पावर में 1/2। तो 9 की पावर में 1/2 का मतलब क्या है कि अंडर रूट 9 बराबर होता है 3 के। तो कॉमन रेशियो आपके पास सिंपल आ गया किसके बराबर, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 3 के बराबर। तो बेटा जब आर की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, अब आपने करना क्या है, सिंपल T6 की वैल्यू को निकाल लेना है। T6 किसके बराबर होता है, देखो T6 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर 5। अब या फिर आप यहाँ पे मेरा शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हो, अगर शॉर्टकट वैसे यार डायरेक्टली कर लो, डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, छोटी वैल्यू है। ए की वैल्यू देखो आपको 7 गिवन है और आर की वैल्यू 3 आई है, पावर के अंदर क्या हो जाएगा 5, तो T6 का फॉर्मूला अप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर 5 को आप सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करवा दो 7 के साथ, तो आंसर होगा 17071। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अदरवाइज मेरा एक शॉर्टकट मेथड भी होता है कि कभी भी अगर आपको कोई दूसरी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको लिखो, जो भी दो में से कोई एक टर्म गिवन है उसको यहाँ पे डालो, सिंपल तरीके से आर लिखो, और जिस टर्म को आपने फाइंड करना है उसके एन में से जिस टर्म की वैल्यू गिवन है उसके एन को माइनस करवा दो। सिंपल तरीके से शॉर्टकट होती है, बड़ी काम की और बड़े फायदा देती है, तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है भैया द सम ऑफ द फर्स्ट एन और टर्म। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि मेरा बेटा सम ऑफ द फर्स्ट एन और टर्म का आंसर क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से एन स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो एग्जामिनर कह ही क्या रहा है, कहता है सम ऑफ द फर्स्ट एन और टर्म, और आपके पास और टर्म्स के सम निकालने का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये डायरेक्टली बराबर होता है हमारे पास एन स्क्वायर के, हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से देखो 2015 के पेपर को हमने सॉल्व कर लिया। इट वॉज अ टाइम टेकिंग पेपर, आई विल क्लियरली टेल यू दिस थिंग। भाई जितने भी पेपर्स आ रहे हैं सारे के सारे 2012 से ऑनवर्ड के बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको तमाम चीजें एक शॉर्टकट आपको तरीके से बताई है, ऑल्दो मैं बहुत दफा मेरी कोशिश होती है, या बहुत दफा बच्चे ही मुझसे कहते हैं कि सर पास्ट पेपर सॉल्व करवाते हैं फिर डिटेल में क्यों पढ़ाते हैं। बेटा मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी बच्चे की हेल्प हो सके तो उसकी हेल्प हो जाए, और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये सारे पास्ट पेपर्स लाजमी सॉल्व करने हैं, और साथ साथ एप्टीट्यूड की प्रॉपर तैयारी करनी है। और अगर आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो बेटा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसी वक्त से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा, नंबर ऑफ टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, तमाम रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, प्लस आप उसी दिन से लाइव क्लासेस को ले सकते हो। ऑल्दो बैच 7 तो मई से स्टार्ट हो रहा होगा, मगर आप लाइव क्लासेस को कल से ही ले सकते हो या आज से ही ले सकते हो, जब से आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होगे उसके बाद से जो भी लाइव क्लासेस होंगे उसका हिस्सा बन सकते हो। तो न्यू बैच मेरा भी स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर आपकी बहुत मुनासिब फीस है, उसके अंदर कंप्यूटर भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, आईक्यू भी है, मैथ्स भी है। सो इधर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स फास्ट एनईटी कराची यूनिवर्सिटी जीआईकेआई प्यास लम्स एनी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बहुत ही आसान सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और आराम से आप यहाँ पे मेरे पास आ सकते हो। तो अपनी क्लास का मैं अख्ताम इसी उम्मीद के ऊपर करूंगा कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।